स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे चाइना का मून रिटर्न मिशन के बारे में, यानी कि चांगयांग 5 के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ हो क्या रहा, हो ये रहा है कि ये एक रोबोटिक मिशन है जो मून सैंपल रिटर्न करेगा, यानी चांद पे जाएगा, लैंड करेगा, उससे मटेरियल खोद कर उठाएगा और वापस उसे धरती में लाएगा। और ये समझिए सैंपल रिटर्न मिशन में जापान काफ़ी आगे चल रहा है, यूएसए भी चल रहा है, यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारे मिशन चल रहे हैं, और ये चाइना का पहला बार होगा कि वो सैंपल रिटर्न पे काम कर रहा है। और इसे लॉन्च किया गया था 23 नवंबर 2020 को, मतलब बहुत पुराना नहीं है। और इसे लॉन्च किया गया था रॉकेट पे, लॉन्ग मार्च 5 पे रॉकेट पे लॉन्च किया गया था। अब इसका मिशन को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। आप ये समझिए चाइना का एक मास्टर मिशन है, मास्टर मिशन का नाम है चाइनीज़ लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। 2003 से ये चल रहा है और उस प्रोग्राम के अंदर खूब सारे कैटेगरी बनाए गए और वो एक एक करके कैटेगरी कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब समझिए चाइना का मतलब स्पेस प्रोग्राम का बजट इतना है कि वो बड़ा लॉन्ग टर्म मिशन ले सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि नासा का बहुत सारा मिशन होता है जो, मतलब जैसे मून मिशन था, वो टाइम लेके बनाया गया कि ठीक है 8 साल के अंदर करना है, तो ठक 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 कर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। तो ये समझिए चाइना भी वही कर रहा है, और चाइना मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे कि चाइना दुनिया का तीसरा कंट्री है जो एस्ट्रोनॉट को भेज सकता है अंतरिक्ष में। तो ये समझिए वो बहुत पहले से ये लोग नींव रख रहे थे। उस नींव में हिसाब ये बनाया गया था कि हर मिशन में 2 लॉन्चेस किए जाएंगे। जैसे ऑर्बिटिंग का फेज जो होगा कि चांद पे जाके ऑर्बिट करना है, तो ये 2 मिशन किया जाएगा। लैंडिंग का 2 लैंडिंग किया जाएगा। सैंपल रिटर्न के लिए 2 किया जाएगा। तो अभी जिस मिशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो चांगयान 5 है। इसका 5वां नंबर का यही मतलब है कि इसके बाद एक और सैंपल रिटर्न होगा। और आप ये समझिए कि ये 5वां है तो नाम में ही क्लियर है, इसमें बहुत सारी चीज़ थे। यानी इसमें एक ऑर्बिटर था, यानी कि जिसे मतलब रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ेगी और ये जाएगा मून की तरफ। ठीक है, इसका ये मतलब समझिए मेन ट्रैक्टर है। फिर इसके ऊपर एक मतलब लैंडर डाला गया था, लैंडर के ऊपर एक री एंट्री मॉड्यूल था और इसके साथ एक असेंडर भी दिया गया था। तो हिसाब ये था कि ये जाएगा ऑर्बिटर और इससे लैंड किया जाएगा। लैंडर जब जैसे ही लैंड करेगा, लैंडर में सारा मशीन है, यानी कि ड्रिल, रोबोटिक आर्म, कैमरा, इक्विपमेंट, ये सब लैंडर में है। लैंडर इस पे जाके लैंड करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा और उसे असेंडर में फिट कर देगा। असेंडर में 2 चीज़ है, मतलब असेंडर में कहना गलत होगा, वो समझिए कि असेंडर में जाएगा मटेरियल, असेंडर इससे लॉन्च हो जाएगा और वो मटेरियल ट्रांसफर करेगा ऑर्बिटर में। ऑर्बिटर के अंदर एक कैप्सूल है, वो कैप्सूल को वापस ऑर्बिटर खुद आएगा धरती की तरफ और कैप्सूल को धरती में फेंक देगा। तो ये समझिए काफ़ी फजीयत वाला मिशन है। बाद में बताऊंगा ये फजीयत इतना सारा क्यों है, एक सिंपल सैंपल रिटर्न के लिए इतना फजीयत कर क्यों रहे हैं। बहुत लंबा गेम खेल रहे हैं ये लोग। तो बात करते हैं लोकेशन है। ये लोकेशन थोड़ा सा इन्होंने इंटरेस्टिंग लिया क्योंकि समझिए अपोलो का खूब सारा मिशन हो चुका था और सोवियत यूनियन भी कई बार लैंड करके सैंपल रिटर्न कर चुका था। तो ऐसा बात नहीं कि कोई चांद पे गया नहीं है और कोई मटेरियल कलेक्ट नहीं किया, और इससे ज़्यादा ही मटेरियल कलेक्ट किया जा चुका है। लेकिन मोनस रेकॉर्ड में, इसका नाम अजीब गरीब नाम होता है सबका, इन ओसियस ओसियानस पल, भगवान जाने सबका नाम क्या है, ओशियानस पेलम्ब्रम का, यानी कि मतलब ओशियन ऑफ सीज करके कुछ है ऊटपटांग नाम। देखते हैं आप लोगों से कितना लोग इसको सही से प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं। वहाँ पे समझिए जाना चाह रहे थे, और तिगड़म यह है कि जियोलॉजिकली हमारे जितने सैटेलाइट्स भेजे हैं वहाँ मून पे लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए, वो सारे स्टडी करने के बाद उनका डेटा पॉइंट ये निकल रहा है कि कुछ कुछ जगह मून का जियोलॉजिकली यंगर है, यानी कि बाकी सबका डेटा सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो सब आ रहा है 3.1 बिलियन ईयर्स ओल्ड से लेकर 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब ऑलमोस्ट जिस टाइम धरती फॉर्म हुआ था। लेकिन कुछ कुछ स्पॉट बहुत यंग आ रहा है, यानी 1.2 बिलियन, मतलब भरपुष्ट यंग है। तो इसी जगह पे ये टारगेट किया गया था मिशन का। और इससे ये समझिए कि आप जितने अलग अलग डेटा पॉइंट को कलेक्ट करते हैं आपके पास उतना ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। डेटा पॉइंट कभी एक जगह से कोई काम नहीं करता। जैसे मान लिया आपको एक एग्जाम्पल देता है कि ये साइड से 100 टन लिया, इसमें उतना जानकारी आपको नहीं मिला, लेकिन आपको कोई बोलेगा अच्छा अलग अलग जगह से 100 किलो ही लाओ, वही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो यही चाइना मिशन इसी बात का फायदा उठा रहा है कि पहला ये डेटा था ही नहीं। पहले अपोलो मिशन के टाइम में हमारे पास उतने सैटेलाइट्स नहीं थे, उतना थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं था मून का। मून का अब बहुत सारा स्टडी हो चुका है, सैटेलाइट के ऊपर सैटेलाइट डाल चुके हैं, लैंडर के ऊपर लैंडर डाल चुके हैं, बहुत डेटा गैदरिंग हो गया, इसलिए ये जगह का पता चला। तो इस जगह का फ़ायदा उठा के चाइना गया। और ये समझिए अभी तक का मतलब चाइना का ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। सबसे यंगेस्ट मून का सैंपल होना चाहिए ये, मतलब धरती में मून के जितने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उसमें ये सबसे जवान होना चाहिए। तो फ़ायदा ये मिलेगा कि ये दोनों का डेटा पॉइंट अगर कंपेयर करते हैं, जैसे अपोलो मिशन और इस मिशन में, और मान लीजिए कि सोलर विंड से ये सैंपल सब बहुत डायरेक्टली एक्सपोज रहते हैं, तो आपके सन का मैग्नेटिक फील्ड का जो अप्रोच है, वाला सोलर विंड से जो चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, उसका इंटरेक्शन में अगर बहुत अंतर है तो वो इस सैंपल में दिख जाएगा। मतलब समझिए कि आप 2 जगह पे डेटा पॉइंट लेके स्टडी कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
मतलब ऐसा नहीं कि बस जाके मतलब वहीं से कलेक्ट कर ले तो भी फायदेमंद होता है, लेकिन एक यूनिक जगह को खोजना, वहाँ पे टारगेट करना, वहाँ पे लैंड करना, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना बम साबित हुआ है। इसीलिए इसका सैंपल के लिए काफ़ी मार हो रहा है। अब बात करते हैं लैंडिंग के बारे में। अब यहाँ पे समझना ज़रूरी होता है कि जब आप ऑर्बिटल स्पीड पे हैं तो आपका लैंडिंग स्पीड उतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब जब आप री एंट्री कर रहे हैं उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जब आप इस मतलब चांद से लौट रहे हैं तो आपका री एंट्री स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये पपी को बनाया गया था 11 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा का री एंट्री बर्दाश्त करने के लिए। तो ये बहुत फास्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए, कि अगर मान लीजिए ड्रैगन कैप्सूल जाता है ISS में, वो लैंड करेगा कितना स्पीड पे आएगा, वो अराउंड 8 किलोमीटर पर सेकेंड से नीचे का ही स्पीड पे लैंड करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका हीट शील्ड का थर्मल रिक्वायरमेंट बहुत हाई लेवल का होगा, और इस लेवल का रिक्वायरमेंट सिर्फ अपोलो पे पड़ता था, स्पेस शटल में भी नहीं पड़ता था। जैसे कि अगर स्पेस शटल आप ले गए मून पे, मान लीजिए आप कहीं बात से उसको रिफ्यूल करके होशियारी करके आप भेज भी दिए, वो लैंडिंग के दरमियान स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि उसका हीट शील्ड उतना हाई थर्मल लोड नहीं बर्दाश्त कर सकता। और वही बात होगा ड्रैगन कैप्सूल के साथ। बात अलग है कि ड्रैगन कैप्सूल को रीयूजेबल बनाया गया है, तो वो शायद बर्दाश्त कर ले, बस ये होगा कि उसका रीयूज नहीं करना, मतलब पूरा हीट शील्ड को दोबारा बनाना पड़ेगा। तो वही समझिए। और इसमें सारा डेटा पॉइंट के हिसाब से ये लोग 2 किलोग्राम मटेरियल कलेक्ट किए, जो कि काफ़ी बड़ा बात है, क्योंकि जनरली इससे पहले वाले मिशन सब में जितने रिटर्न्स हो रहे थे ग्राम्स में रिटर्न हो रहा था, तो किलोग्राम में पहुंच जाना काफ़ी फायदेमंद है। मतलब 2 किलोग्राम इतना है कि मतलब चाइना का ये कहना है कि इसमें से एक कुछ अच्छा खासा सैंपल को ये म्यूजियम में रखेंगे ताकि हर कोई देख सके। तो वो भी अच्छी बात है। इसीलिए मटेरियल कलेक्शन, मान लीजिए 10 ही ग्राम कलेक्ट करके लाते तो उसको म्यूजियम में क्या दिखाते, तो वही अच्छा रही है, सक्सेसफुल रहा। अब बात करते हैं कि चाइना बहुत लंबा गेम खेल रहा है। मतलब इनका प्लान पहले से रखा गया है, नींव रख दी गई है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इन्होंने अपने लिए टाइमलाइन बनाया, उस टाइमलाइन पे फॉलो कर रहे हैं। आगे पीछे हो रहा है, कोई मिशन जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, कोई 2-3 बार बूम हो जाता है, होता है, ये सब आगे पीछे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे ये अपने शेड्यूल पे चल रहे हैं। और इसका हिसाब है, इनका फाइनल गोल है कि आदमी को चांद पे उतारना है, जैसे कि अपोलो मिशन हुआ था वैसे ही ये करना चाहते हैं। और ये समझिए कि ये मिशन जो है, मैंने बताया कि बहुत तिगड़म था, बहुत ज़्यादा हुआ था। ऐसा क्यों था? चाहते तो ये रशियन वाला डिज़ाइन पे कर सकते कि सीधे लॉन्च करो, सीधे मून पे लैंड करो, मून से मटेरियल निकालो और सीधे धरती की तरफ आओ। अच्छा खासा ऑर्बिटल का स्टेप ये बाईपास कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि वैसे मैंड मिशन के साथ करना नामुमकिन है। उतना बड़ा रॉकेट हमारे पास नहीं है, कोई भी रॉकेट, मतलब स्टारशिप बन जाए तो भी वो नहीं कर पाएगा, उसको भी वही किया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग सुनते होंगे कि नासा ये बना रहा है, लूनर गेटवे बनाया जा रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि ये जो मिशन बनाया गया था, ये अपोलो जितना स्टेप्स किया था एग्जैक्टली उतने सारे स्टेप्स किया, बस ये छोटा है। और ये पूरी तरह से 100% ऑटोनोमस टेस्टिंग हो गया। यानी कि ये समझिए कि अपोलो मिशन के टाइम में कंप्यूटर था, ये बात सही था, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं था कि आप खुद रेडार का इस्तेमाल करके डिटेक्ट करके लोकेशन करके ट्रैक करके स्पीड वेलोसिटी मैच करा के ओरिएंटेशन करेक्ट करके डॉकिंग कर दें। वो नहीं होने वाला था, इसीलिए पायलट्स की ज़रूरत थी। तो मतलब जो पायलट्स थे कमांड मॉड्यूल में, उनका काम था ये सब गाइडिंग उडिंग करना। तो इसी कारण से ये कर पाना विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, और कोई फेल सेफ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए बोल रहा था कि टेस्टिंग कर रहे हैं। एक होता है कंप्यूटर में आप सिमुलेशन करके बता दो कि नहीं हमारे टेस्टिंग से हमें लगता है हम डॉकिंग कर लेंगे, एक होता है कि नहीं करके दिखाओ। तो ये करके दिखाओ वाला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही समझिए कि ये जैसे जैसे स्टेप पूरा करते जा रहे हैं, इनका ये हो जा रहा है कि नहीं, अगर हम एल्गोरिदम लिखते हैं कि मून के ऊपर डॉकिंग करना, जो कि ग्रेविटेशनल वेल उसका थोड़ा तिगड़म वाला है, वो कर पाता है और वो करके दिखा देते हैं, तो यानी कि एक स्टेप क्लियर हो गया। तो इसमें ये लंबा गेम खेल रहे हैं। मतलब आप और हम जो देख रहे हैं इसका, वो देख रहे हैं जो फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन इनका प्लानिंग बहुत आगे तक चल चुका है। मतलब जो लोग मिशन को समझ रहे हैं वो सीधे बोलेंगे बहुत ज़्यादा स्टेप डाला गया था, लेकिन वो वही है कि अगर आपसे ह्यूमन मिशन के हिसाब से देखें तो समझिए मिनिएचर ह्यूमन मिशन कर लिए हैं। तो ये देखिए आने वाले टाइम में 2030 तक बहुत अच्छा चांस है, जिस स्पीड पे ये चल रहे हैं 2030 तक ये एक्चुअल ह्यूमन को लैंड करा सकते हैं मून पे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन चाइना का मून मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।